आज का टॉपिक है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं और जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व और जनसंख्या कितनी इंक्रीज होती जा रही है समय के अनुरूप। तो टॉपिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सन 2011 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख से अधिक हो चुकी थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात विश्व में भारत से का 7वां स्थान है और अन्य 5 बड़े देश जैसे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया में भारत से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 16.7% लोग ही निवास करते हैं। जनसंख्या का वितरण और घनत्व। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान वितरण पाया जाता है। जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक घनी बसी हुई है तो कुछ जगह पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, जैसे नगरों में, औद्योगिक क्षेत्रों और उपजाऊ कृषि क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। इसके विपरीत ऊंचे पर्वतों, घने वन व ठंडे क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। जनसंख्या इस असमान वितरण के लिए कई कारक उत्तरदायी रहते हैं कि जनसंख्या घनत्व और वितरण वृद्धि के लिए जो है भौगोलिक कारक के साथ साथ अन्य भी कई ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि का या जनसंख्या घनत्व का महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि पॉपुलेशन में जनसंख्या वितरण के कारक, जैसे जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, वो क्यों प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में स्थल की बनावट, जलवायु, मिट्टी, खनिजों के भंडार इत्यादि महत्वपूर्ण कारक हैं जो भौगोलिक कारक माने जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट कारक माने जाते हैं। और उसके बाद सेकंड कारक होते हैं मानवीय कारक, जो मनुष्य के किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा या मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो, उसको मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत या मानवीय कारक माना जाता है। उसका जनसंख्या वृद्धि का या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो। इसके लिए भौगोलिक कारक का पहला कारक है कि जैसे स्थलाकृति, धरातल रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है। स्थलाकृति पर्वत, पठार, रेगिस्तान के बजाय मैदानी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं लोग, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि, विनिर्माण कार्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अतः मनुष्य अपने जीविकापोर्जन एवं खाद्यान्नों की उपलब्धता वाले क्षेत्र में रहना ही पसंद करते हैं। विश्व के समतल क्षेत्र या ऐसे स्थल क्षेत्र जहां पर लगभग आधे भाग से भी अधिक मैदान पाए जाते हैं, लेकिन विश्व की लगभग 90% आबादी मैदानों वाले क्षेत्रों के अंतर्गत निहित करती है। जैसे गंगा यमुना का मैदान संघन आबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 सेकंड कारक, इसके अंतर्गत आता है जलवायु। मनुष्य के रहने के लिए सामान्य वर्षा एवं शीतोष्ण जलवायु
अच्छी मानी जाती है। अतः मनुष्य अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे प्रदेशों वाली जलवायु में रहना पसंद नहीं करते। इसी कारण से भूमध्य उष्ण जलवायु एवं ध्रुवीय प्रदेशों में लोग कम रहते हैं। हमारे देश में भी थार के रेगिस्तान व हिमालय के क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट कारक नंबर 3 कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत नेक्स्ट कारक आता है मृदा या मिट्टी। लोग के किसी भी स्थान पर बसने में मिट्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मृदा या मिट्टी कृषि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इस प्रकार मिट्टी से ही हम अपने भोजन, वस्त्र और घर मिलता है। यानी किसी भी स्थान पर रहते हैं तो उस स्थान की मिट्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि उस क्षेत्र से हमें खाद्य यानी भोजन और उसी क्षेत्र से जो कच्चा माल बनता है मिलता है, उससे बनने वाले कपड़े, और उसी के ऊपर जहां हम रहते हैं तो वहां अपना बनाते हैं आवासीय क्षेत्र, मकान। तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की जहां पूर्ति होती है, तो वो रोटी, कपड़ा और मकान। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, चीन के हांगो तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान जो है घनी जनसंख्या बसी हुई मिलती है, या घने या संगन जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं, पाई जाती है, जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत मिट्टी और मृदा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक कारक का नेक्स्ट नंबर 4 कि खनिजों का भंडार कैसे है। खनिजों के भंडार एवं खनिजों की खोज लोगों की जीविकापार्जन के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, और अपनी और खनिज जो है वो आकर्षित भी करता है कि किसी भी स्थान पर ऐसे खनिज पाए जाने जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीविकापार्जन, खाने पीने के, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें तथा मध्य पूर्व में तेल क्षेत्रों में अधिक आबादी होने के उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत खनिजों की मात्रा या खनिजों के भंडार अधिक पाए जाते हैं उन क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या संगन पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है खनिज। भौगोलिक कारक का नेक्स्ट पार्ट है नंबर 5 जल। जल की उपलब्धता वायु के बाद जल के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव बसने के लिए उस स्थान को वरीयता देता है जहां पर पीने योग्य जल आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। इसी कारण प्राचीन मानव सभ्यता नदी घाटी में ही विकसित हुई है। हम जल का उपयोग पीने के अतिरिक्त नहाने, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पशु या फसलों तथा औद्योगिक कार्यों व यातायात के लिए, नौ संचालन आदि के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जल। उत्तरी मैदान में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता ने ही जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण में अहम भूमिका निभाई है। जल के अभाव के कारण थार मरुस्थल में जनसंख्या निवास कम करती है। यही कारण है कि वहीं पीने के पानी के लिए काफी मुसीबतें या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और रेगिस्तान मरुस्थलों के अंतर्गत उस क्षेत्र में, जैसे राजस्थान का लगने वाला जैसलमेर क्षेत्र है, उसमें पूरे साल में बारिश होती है, और एक मेघालय चिरापुंजी के अंतर्गत एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या कम निवास करने का भौगोलिक कारक ये भी है कि भूमिगत पानी
की मात्रा का कम होना, या अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल अत्यधिक गहराई में होना, और बारिश का कम होना, दोनों ही इसके महत्वपूर्ण कारक के अंतर्गत माना जाता है। मानवीय कारण, यानी भौगोलिक कारक के बाद मानवीय कारक कौन से हैं? सबसे पहले इसके अंतर्गत मानवीय कारक के अंतर्गत मानते हैं ऐतिहासिक कारक। वर्तमान में जिन क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है, ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही अधिक जनसंख्या व वृद्धिशील थे। मध्य एशिया को विश्व में जनसंख्या का उद्भव स्थान माना जाता है। इसी कारण उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या होने को ऐतिहासिक कारणों का परिणाम माना जाता है। नंबर 2, मानवीय कारण। नंबर 2, आर्थिक कारक या आर्थिक विकास। आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र में अल्प विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक दृष्टि से विकास के क्षेत्र में भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इसमें रोजगार की अधिक संभावनाएं होती है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरों में इसी वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। नेक्स्ट मानवीय कारक का नेक्स्ट पार्ट, नंबर 3, नगरीकरण। नगरों में मानव जीवन के लिए बेहतरीन सुख साधन व बेहतरीन गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की उपलब्धता के कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। शहरों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, परिवहन तथा मनोरंजन के पर्याप्त साधनों के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है। शहरों की सुविधा जनसंख्या को आकर्षित करती है। शहरों के अंतर्गत जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती है, स्वास्थ्य के साधन है, उच्च शिक्षा के साधन है, रोजगार के साधन है, यातायात के साधन है, वो सभी अच्छे मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीकरण की तरफ जनसंख्या का रुझान अधिक होता है। मानवीय जनसंख्या का नेक्स्ट फैक्टर, सामाजिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रीति रिवाज व सामाजिक मूल्य जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारकों के कारण कुछ स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि कुछ स्थानों पर कम जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के लिए उपयुक्त में परिवार तथा संयुक्त परिवार प्रथा वाले स्थान पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं होती हैं जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, ऐसी प्रथाएं रही हैं जो समाज के अंतर्गत काफी बुरी प्रथाओं में भी सम्मिलित किया जाता था। और इन संयुक्त परिवार के अंतर्गत सम्मिलित रहते थे तो परिवार बड़ा मिलता था और उसके अंतर्गत जनसंख्या भी अधिक पाई जाती थी। मुखिया के अलावा सदस्य जो है वो अधिक पाए जाते थे। मानवीय कारण नेक्स्ट है धार्मिक कारक। धार्मिक कारकों में भी हमारे देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया जाता है। प्राय लोग अपने धर्म के लोगों के पास रहना अधिक पसंद करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं व धार्मिक लड़ाइयों ने धार्मिक व सांस्कृतिक समूह को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। किसी भी ऐसे स्थान के ऊपर जहां अधिक जनसंख्या किसी धर्म को मानते हैं या अनुयायी हैं, तो वो उस धर्म के प्रति इकट्ठा रहने वाले लोग
या किसी भी जैसे हिंदू मानते हैं तो एक मंदिर से जुड़े होते हैं, मुस्लिम है मस्जिद से जुड़े होते हैं, सिख है वो गुरुद्वारों से जुड़े हुए हैं। तो वो एक ऐसी स्थल या ऐसी जनसंख्या बन जाती है जो उस धर्म को मानने वाली जनसंख्या मानी जाती है। तो धार्मिक कारक भी एक महत्वपूर्ण जनसंख्या होती है, महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि का या जनसंख्या घनत्व का। नेक्स्ट, मानवीय कारक के अंतर्गत नेक्स्ट आता है परिवहन के साधन। जिन क्षेत्र में परिवहन के साधनों को अधिक विकास हुआ है वहां संघन जनसंख्या पाई जाती है। परिवहन के साधनों द्वारा ही हम यात्रियों को या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। परिवहन व्यवस्था हमें रोजगार के साधन प्रदान करती है। परिवहन स्वयं में एक उद्योग बनता जा रहा है कि या रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, हवाई मार्ग है, जल मार्ग है, ये अपने आप में एक जो है वो लोगों को सुविधाएं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है मानवीय कारक कि राजनीतिक कारक। किसी देश या प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था भी जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करती है। राजनीतिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि राजनीतिक रूप से स्थिर प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट मानवीय कारक तकनीकी विकास। जनसंख्या के वितरण को तकनीकी क्षेत्र से क्षेत्र में हुई विकास ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए सिंचाई सुविधाएं के वितरण के साथ साथ राजस्थान के थार क्षेत्र में धीरे धीरे उपजाऊ बनता जा रहा है। जब से राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आगमन हुआ है, उसके साथ लगने वाला गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़, उससे आगे बीकानेर, उससे आगे जैसलमेर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो बाड़मेर से होते हुए और गुजरात की तरफ बढ़ाया जा रहा है उसका विस्तार। तो ये इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी जनसंख्या वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे इंसान ने तकनीकी सिस्टम का विकास किया, तकनीकों का उपयोग किया है, उसके साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लेके चलते हैं गुड़गांव, हरियाणा का साइबर सिटी तकनीक के मामले में उभर कर सामने आ रहा है। तो उस क्षेत्र के वहां भी जनसंख्या के साथ उद्योग, जितने उद्योग ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या भी अधिक वृद्धि होती जा रही है। उस क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों का इतना जमावड़ा लगा हुआ है, उसी के साथ साथ जनसंख्या का भी उत्थान होता जा रहा है। भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034 है। यहां जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनजातियों की कुल समूह संख्या 705 है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहां लगभग 1.53 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। जनजातियों में लिंग अनुपात 990 है। सबसे अधिक गोवा 1046
और जम्मू कश्मीर में 924, शहरी क्षेत्रों में 980 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 980 लिंगानुपात है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय लक्षद्वीप 94.8% और मिजोरम में 94.4% है। भारत में लिंगानुपात जनसंख्या या लिंग के अनुरूप जो जनसंख्या अनुपात देखा जाता है, तो जनसंख्या भूगोल में लिंग संरचना का अध्ययन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी समाज में लिंगानुपात उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सामान्य रूप से जनसंख्या में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें कि यदि स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है तो यह स्त्री प्रधान जनसंख्या कहा जाता है। यदि 1000 से कम है तो वह सामान्यतः पुरुष प्रधान कहलाता है। विश्व के लगभग ज्यादातर देशों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कम ही देखने को मिलती है। इसलिए क्लार्क मोदे का भी कहना है कि विश्व के लगभग सभी समाजों में परिवार को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उस परिवार में लड़के का जन्म नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देशों के अंतर्गत यह कहा जाता है या ऐसा कोई भी समाज जब तक पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो आगे समाज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये एक अवधारणा सी बनती जा रही है। और अब देखा जाता है कि आधुनिक समाज में देखते हैं तो बेटा और बेटी दोनों को एक समान समझा जाता है, दोनों को बराबर का दर्जा है। प्राचीन समय के अंतर्गत लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था, माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे 21वीं सदी की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं तो तब लोगों के विचार और सामाजिक विशेषताएं बदलती जा रही है। अब दोनों में ये समानताएं नहीं पाई जाती और दोनों को बराबर माना जाता है, भेदभाव जैसी कोई भी घटनाएं नहीं होती और दोनों को लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें कि भारत में लिंग अनुपात की स्थिति 2011 के अनुरूप कैसी थी। भारत में राज्यों में लिंग अनुपात की स्थिति में पर्याप्त या पर्याप्त असमानताएं पाई जाती है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत भारत में लिंग अनुपात सामान्यतः बराबर नहीं है। हर जगह अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में, उसी प्रकार यहां भी हर राज्य के अंतर्गत लिंग अनुपात में भारी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ राज्य में लिंग अनुपात ज्यादा है तो कुछ में कम है। केरल राज्य में लिंग अनुपात 1084 यानी 1084, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1084 है। यानी 1000 पुरुषों के पीछे देखा जाता है 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं हैं। वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसको महिला प्रधान राज्य भी कहा जा सकता है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी केरल राज्य के अंतर्गत है। नेक्स्ट है इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, 995 जनसंख्या वित्त है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 992, फिर छत्तीसगढ़ 991, नेक्स्ट मणिपुर 987 और नेक्स्ट उड़ीसा 978 आदि राज्य आते हैं। और इसी प्रकार
लिंग अनुपात में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो सबसे कम लिंग अनुपात राज्यों के संदर्भ में हरियाणा का है, जहां 1000 पुरुषों पर केवल 871 महिलाएं हैं। 871 फीमेल इन हरियाणा, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 871 ही महिलाएं हैं। अब 2011 की जनसंख्या के बाद 2021 की जनगणना के आंकड़े जब प्रस्तुत होंगे तो ये बदलने की संभावनाएं हैं, काफी बदलने की संभावनाएं। उसके बाद तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, और बेटी के जन्म के समय भी सरकार के द्वारा काफी नीतियां लागू की गई है, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो ऐसी कुछ सुख सुविधाएं दी गई है, तब से ओनर किलिंग जैसी समस्याओं के अंतर्गत भी काफी गिरावट आई है, लोगों की मानसिकता बदली है, तब से लिंग अनुपात सुधार की तरफ है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 2021 की जो जनगणना के आंकड़े या एब्स्ट्रैक्ट जो आएगा उसमें ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले होंगे।